ये तो मेरे मुस्तकबिल के डॉक्टर हजरात, आज हम पढ़ रहे हैं फेजेस ऑफ मियासिस। मियासिस के मराहल, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि मियासिस रिडक्शन डिवीजन होती है, जिसमें एक डिप्लॉयड पेरेंट सेल 4 हैप्लॉयड डॉटर सेल्स में तकसीम हो जाता है। और इसके जो मराहल होते हैं, फेजेस ऑफ मियासिस जिन्हें हम कहते हैं, वो भी दो होते हैं। एक मियासिस 1 होता है, दूसरा मियासिस 2। मियासिस 1 के फेज आज हम पढ़ेंगे। मियासिस 1 में जो पहला फेज था वो है प्रोफेज 1। उर्दू इंग्लिश दोनों में मैंने लिख दिया है ताकि उर्दू इंग्लिश मीडियम वाले दोनों ही आसानी से इसे समझ सकें। मियासिस 1 के प्रोफेज 1 पढ़ने से पहले थोड़ा सा आपको ये बता दूं कि क्रोमेटिन क्या होता है। क्रोमेटिन न्यूक्लियस के अंदर बालदार से शक्ल में उलझा हुआ मादा होता है, जिसके ऊपर जीन्स मौजूद होते हैं। जब क्रोमेटिन कंडेंस होता है तो वो क्रोमोसोम की शक्ल में दिखाई देने लग जाता है। और क्रोमोसोम जो हैं, अगर अपनी कापी तैयार कर लेते हैं तो वो सिस्टर क्रोमेटिड्स की शक्ल में एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। और ये सामने मैंने शक्ल भी बनाई हुई है जो बुक के ऊपर, 9th क्लास की टेक्स्ट बुक के ऊपर बनी हुई है। समझने के लिए मैं इसे मज़ीद आसान करके आप लोगों को समझा दूंगा कि आप इसे किस तरह बना सकते हैं। कि ये दो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं आपस में। ये जो साथ में जोड़ा लगा हुआ है, ये होमोलॉगस क्रोमोसोम है। होमोलॉगस का क्या मतलब होता है? ऐसे क्रोमोसोम जिनके ऊपर जीन की तरतीब एक जैसी होती है, जिनका डीएनए के ऊपर जीन की सीक्वेंस सेम टू सेम आइडेंटिकल होती है, वो होमोलॉगस पेयर होते हैं। और इनके ये जो हिस्से होते हैं, इनके जो क्रोमेटिड्स होते हैं, ये आपस में नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स कहलाते हैं। जबकि एक ही क्रोमोसोम के क्रोमेटिड आपस में सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं। इनके दरमियान में ये सेंट्रोमियर है जिनके साथ ये जुड़े हुए होते हैं। सेंट्रोमियर की पोजीशन के हवाले से भी क्रोमोसोम के नाम होते हैं, एक्रोसेंट्रिक, फिलोसेंट्रिक, मीजोसेंट्रिक। ठीक है, उस पे हम अभी नहीं जा रहे हैं, हमारी किताब में ये चीज़ शामिल नहीं है। तो अभी ये आपको समझाना मकसूद था कि सिस्टर क्रोमेटिड्स क्या होते हैं, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स क्या होते हैं, और सेंट्रोमियर क्या होता है। अगर अकेले अकेले आप बनाना चाहते हैं तो वो भी आप बना सकते हैं। इस तरह से ना बनाएं, इस तरह से भी क्रोमोसोम बन सकता है। ये एक सिंगल क्रोमोसोम है, और जब ये अपनी कॉपी तैयार करेगा तो ये इस तरह से हो जाएगा। इसके साथ इसकी कॉपी नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स भी इसके साथ जुड़े होंगे इस तरह से। तो अभी हमने प्रोफेज 1 के मराहल पढ़ने हैं। प्रोफेज 1 के मराहल स्टेप बाय स्टेप बहुत ही ईजी हैं, मगर बार बार सुनने पड़ेंगे, आप लोगों को बार बार याद रखने पड़ेंगे। पहली पहली बात, प्रोफेज 1 इज द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ मियासिस। मियासिस का सबसे बड़ा लंबा मरहला प्रोफेज 1 का होता है। और उसके बाद प्रोफेज 1 में क्या होता है, क्रोमोसोम कंडेंस होकर मजीद विजिबल हो जाते हैं। क्रोमेटिन पहले ही कंडेंस हो रहा होता है, इस स्टेप में फर्दर कंडेंसेशन हो जाते हैं क्रोमोसोम की, और क्रोमोसोम बिल्कुल ही विजिबल हो जाते हैं। उसके बाद होमोलॉगस क्रोमोसोम एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं। जैसे ये होमोलॉगस क्रोमोसोम का जोड़ा एक दूसरे के सामने लगा हुआ है, इस तरह होमोलॉगस क्रोमोसोम एक दूसरे के सामने आके पेयर अप हो जाते हैं, जोड़े बना लेते हैं। और इस अमल को हम कहते हैं सिनेप्सिस। होमोलॉगस क्रोमोसोम का जोड़े बनाने का अमल सिनेप्सिस कहलाता है। सिनेप्सिस बनाने के बाद ये जो हैं, 4 क्रोमेटिड्स टेट्राइड्स बनाते हैं। उसके बाद टेट्राइड्स के अंदर क्रॉसिंग ओवर होती है, जो कि मियासिस की सबसे अहम और सबसे बड़ी खसूसियत है। क्रॉसिंग ओवर से मुराद होता है एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। क्रॉसिंग ओवर में जीन्स का तबादला हो जाता है। किस तरह होता है? जैसे ये मैंने एक बनाया हुआ है क्रोमोसोम, अगर इसका दूसरा जोड़ा बना लूं इस तरह से, ये इसका दूसरा जोड़ा बन गया। ठीक है, इन दोनों को आप होमोलॉगस समझें कि ये दोनों जो हैं ये होमोलॉगस क्रोमोसोम्स हैं। होमोलॉगस क्रोमोसोम जब ये पेयर अप हो गए तो समझे इनकी सिनेप्सिस हो गई। सिनेप्सिस होने के बाद जो नेक्स्ट फेज होता है वो होता है इनकी क्रॉसिंग ओवर का। क्रॉसिंग ओवर से मुराद है कि इनके क्रोमेटिड्स एक दूसरे के साथ अपने हिस्सों का तबादला कर लेते हैं। किस तरह करते हैं, जरा उसको भी समझ लेते हैं।
सर ये जो पार्ट था ना, ये ब्लैक में ही बनाते हैं ताकि आसानी से आप लोगों को समझ में आ जाए। अब इसको देखें जनाब, ये तो था होमोलॉगस पेयर। होमोलॉगस पेयर का इसका क्रोमेटेड इसके साथ अपने हिस्सों का तबादला कर रहा है, और जिस मकाम पे ये तबादला हो रहा है उसे कहते हैं क्यास मेटा का बनना। इस क्रॉस शेप को हम कहते हैं क्यास मेटा। ये बन गया यहाँ पे क्यास मेटा। जब चार्ल्स बनता है, यूं समझे एक्स शेप में ये एक दूसरे के साथ क्रॉस होते हैं, तो नेक्स्ट क्या होगा? ये तो होमोलॉगस क्रोमोसोम थे, होमोलॉगस क्रोमोसोम से ये बन गया। अब इससे नेक्स्ट फेज क्या आ सकता है कि इस रेड वाले का कुछ हिस्सा ब्लैक हो जाएगा और ब्लैक वाले को इतना हिस्सा रेड वाले का मिल जाएगा। इसका मतलब है कि दोनों ने आपस में क्रॉसिंग ओवर कर लिया है, अपने हिस्सों का दोनों ने तबादला कर लिया है। जैसे एक बार मैं आपको फिर से बना के दिखा देता हूँ इसी को, कि ये रेड वाला था और इसके साथ है ब्लैक वाला। अब ये जो हिस्सा है इसके साथ एक्सचेंज हो चुका है, इतना हिस्सा। इसी तरह दूसरा पार्ट इसका होमोलॉगस दूसरा। जी जनाब, आप देखेंगे ब्लैक वाले के साथ कुछ हिस्सा रेड का आ गया है, रेड वाले के साथ कुछ हिस्सा ब्लैक का आ गया है, तो ये इनकी क्रॉसिंग ओवर हो चुकी है। इससे क्रॉसिंग ओवर से क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो जाता है, इसी से वेरिएशन पैदा होते हैं, इसी से खसूसियात में तगैर पैदा होता है। अगर ये वेरिएशन ना होती तो एक ही ख़ानदान की एक जैसी खसूसियात बार बार चलती रहती। ये वेरिएशंस होती हैं, ये होमोलॉगस क्रोमोसोम्स एक दूसरे के आमने सामने आते हैं, फिर क्यादमेटा बनाते हैं, फिर एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल हो जाता है। तो उसकी वजह से जितने भी तगैयुरात हैं खसूसियात में, जितने भी फ़र्क आ रहे होते हैं, वेरिएशन, वो इसी क्रॉसिंग ओवर की वजह से। और ये क्रॉसिंग ओवर मियासिस की बहुत बड़ी खसूसियत है। उसके बाद क्या होगा कि न्यूक्लियर इन्वेलप, जैसे हमने माइटोसिस में पढ़ा था, कि न्यूक्लियर इन्वेलप टूट जाती है, गैप हो जाती है, और स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं। स्पिंडल फाइबर किस लिए बनते हैं वो भी उस वक्त हमने पढ़ा था कि स्पिंडल फाइबर इसके साथ अटैच होंगे, इसके साथ अटैच होंगे, कैनिटोकोर यानी सेंट्रोमियर के साथ जो कैनिटोकोर फाइबर्स होंगे, स्पिंडल फाइबर्स होंगे, अटैच हो जाएंगे और दोनों को पकड़ के एक दूसरे से जुदा करेंगे, एक दूसरे से अलहदा कर देंगे। तो एक बार रिव्यू कर लेते हैं मियासिस के मराहल, फेजेस ऑफ मियासिस। मियासिस वन का पहला मरला है प्रोफेज वन। गैस फेज ऑफ मियासिस, क्रोमोसोम कंडेंस होते हैं, विजिबल हो जाते हैं, होमोलॉगस क्रोमोसोम से पेयर अप हो जाते हैं, इस प्रोसेस को सिनेप्सिस बोलते हैं, टेट्रास बन जाते हैं, यानी नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स आमने सामने होते हैं, क्रॉसिंग ओवर हो जाती है, क्रॉसिंग ओवर की वजह से एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल हो जाती है, क्यासमेटा बन जाता है, क्रॉस शेप जो फॉर्मेशन है इसकी उसे क्यासमेटा बोलते हैं, न्यूक्लियर इन्वेलप डिसअपीयर हो जाती है और स्पिंडल फाइबर बनने लग जाते हैं। स्पिंडल फाइबर कैनिटोकोर के साथ अटैच होंगे और क्रोमोसोम को एक दूसरे से अलहदा करेंगे। और उर्दू में भी देख लेते हैं, मियासिस का बड़ा मरहला प्रोफेज वन है और इसमें क्रोमोसोम सुकड़ जाते हैं, बिल्कुल वादे हो जाते हैं, होमोलॉगस क्रोमोसोम जोड़े बना लेते हैं, टेट्राड बन जाता है, क्रॉसिंग ओवर होती है जैसे जीन्स का तबादला हो जाता है, क्यासमेटा बनता है, न्यूक्लियर इन्वेलप गायब हो जाती है, स्पिंडल फाइबर बन जाते हैं और स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम को अपने साथ, क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर के साथ, कैनिटोकोर के साथ अपने आप को अटैच करते हैं ताकि क्रोमोसोम को एक दूसरे से
अलहदा कर सकें। प्रोफेज वन के बाद आते हैं मेटाफेज वन पे। मेटाफेज वन में क्या होता है कि टेट्राड होमोलॉगस क्रोमोसोम जो आप पेयर अप हो चुके थे, जिनकी सिनेप्सिस हो चुकी थी, जिनकी क्रॉसिंग ओवर हो चुकी थी, अब वो क्या करते हैं, खुद को इक्वेटर के ऊपर आके सीधी लाइन में अरेंज कर लेते हैं। डायग्रामेटिकली भी आपको ये नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगा, तो अगर इसी में डायग्रामेटिकली समझाने की कोशिश करूँ तो ये थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। पहले इसके पॉइंट्स देख लेते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में इसकी डायग्राम की एक्सप्लेनेशन देख लेंगे। उसके बाद ये टेट्राड जो ही इक्वेटर पर अलाइन होंगे तो जो स्पिंडल फाइबर्स हैं दो तरह के होते हैं। कुछ स्पिंडल फाइबर होते हैं नॉन कैनिटोकोर, जो सेंट्रोमियर के साथ बिल्कुल अटैच नहीं होते। कुछ को हम कहते हैं कैनिटोकोर फाइबर, वो स्पिंडल फाइबर सेंट्रोमियर के साथ जाके अटैच होते हैं ताकि क्रोमोसोम को एक दूसरे से अलहदा कर सके। तो यहाँ पे स्पिंडल फाइबर्स जो हैं वो सेंट्रोमियर के साथ अटैच हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट फेज आ जाएगा एनाफेज वन। एनाफेज वन में क्या होता है कि होमोलॉगस क्रोमोसोम एक दूसरे से अलहदा हो जाते हैं। ये एक ऐसा मरहला है जो माइटोसिस और मियोसिस में फर्क कराता है। जो माइटोसिस के एनाफेज वन है उसमें सिस्टर क्रोमाटिड्स एक दूसरे से सेपरेट हुए थे। अगर आप थोड़ा सा रिकॉल करें, जहन में दोहराएं माइटोसिस के एनाफेज को, तो आपको याद आएगा, आपको ये बात बल्कि जहन नशीन होनी चाहिए कि माइटोसिस के एनाफेज में सिस्टर क्रोमाटिड्स एक दूसरे से सेपरेट होते हैं, जबकि मियोसिस के एनाफेज वन में होमोलॉगस क्रोमोसोम एक दूसरे से सेपरेट होते हैं और अपोजिट पोल्स की तरफ मूव कर जाते हैं। उसके बाद जो सिस्टर क्रोमाटिड्स हैं वो रिमेन अटैच, एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं। सिस्टर क्रोमाटिड्स इसमें अलहदा नहीं होते। अगर ये बात मैं सिंपली आपको इस तरह से समझाऊं कि ये जो थी माइटोसिस, अगर माइटोसिस के लिए मैं आपको समझाऊं तो माइटोसिस में ये एक दूसरे से सेपरेट हो गए थे। ये था माइटोसिस का, ये एक दूसरे से जब सेपरेट हुए थे तो कैसे हो गए थे, ये एक क्रोमोसोम अलहदा हो गया था, ये दूसरा क्रोमोसोम अलहदा हो गया था। ये था माइटोसिस के लिए। अगर इसी को मैं मियोसिस के लिए आपको समझाऊं तो मियोसिस के लिए ये सिचुएशन होती है, ये होमोलॉगस क्रोमोसोम्स हैं और इनको जब मैं पहले यहाँ पे लिख दूं कि ये मियोसिस के लिए है, इनको जब स्पिंडल फाइबर खींचेंगे तो ये इस तरह से जाएगा, यानी सिस्टर ये एक दूसरे से अलहदा होंगे, होमोलॉगस पेयर एक दूसरे से अलहदा होंगे। सिस्टर क्रोमाटिड्स, ये दोनों सिस्टर क्रोमाटिड्स हैं, यह एक दूसरे के साथ जुड़े के जुड़े रह जाएंगे, ये एक दूसरे से हरगिज़ अलहदा नहीं होंगे। अच्छा, नेक्स्ट फेज आ जाता है टीलोफेज वन। टीलोफेज वन में क्रोमोसोम जो हैं वो पोल्स तक पहुंच चुके होते हैं और उनकी जो न्यूक्लियर इनवेलप है वो दोबारा बन जाती है, रिफॉर्म हो जाती है, जो कि प्रोफेज वन में डिसअपियर हुई थी, ब्रेक हो गई थी न्यूक्लियर इनवेलप, वो टीलोफेज वन में दोबारा से बन जाएगी। और स्पिंडल फाइबर जो प्रोफेज वन में बने थे वो टीलोफेज में गैप होना शुरू हो जाएंगे। सेंट्रियोल्स अपना वापस मूव कर जाएंगे, सेंट्रोसोम की शक्ल में जाना शुरू कर देंगे। उसके बाद होगी साइटोकेनेसिस। साइटोकेनेसिस में अब क्या होगा कि टू हैप्लॉइड डॉटर सेल्स बनेंगे। टू हैप्लॉइड, यहाँ पर मैं डॉटर सेल्स का इजाफा कर देता हूँ। हैप्लॉइड क्यों बने, डिप्लॉइड क्यों नहीं बने? क्योंकि माइटोसिस में तो ये था कि ये जो डुप्लीकेट हुए थे हर एक अलहदा अलहदा पोल्स की तरफ चला गया था। मियासिस में क्या हुआ है, ये पहले जोड़े बने थे, 46 क्रोमोसोम, लेट्स सपोज के एक ह्यूमन है उसकी मियासिस हम समझ रहे हैं, तो उसके जो ये 23 जोड़े बने थे उसमें हर जोड़े का एक एक मेंबर एक एक पोल की तरफ जाएगा, तो जो दो सेल्स बनेंगे उनमें जो क्रोमोसोम की तादाद होगी वो 23 रह जाएगी, यानी क्रोमोसोम की तादाद आधी हो जाएगी। इसी वजह से हमने कहा है कि मियासिस जो है ये रिडक्शन डिवीजन है, इसमें जो क्रोमोसोम की तादाद होती है वो पेरेंट सेल की निस्बत आधी रह जाती है। अब इनमें 23 क्रोमोसोम मौजूद होंगे हर डाटा सेल। फिर वो जो 23 क्रोमोसोम वाले सेल्स हैं, दो डाटा सेल्स बने
वो दोबारा मियासिस 2 में इंटर होंगे, और मियासिस 2 जो है वो जस्ट लाइक माइटोसिस होती है, वो क्रोमोसोम की तादाद को 23 ही बहाल रखेगी। 2 डॉटर सेल एंटर हो रहे हैं, हर एक सेल एक एक में तकसीम हो जाएगा, तो 2 से 4 सेल बन जाएंगे, और चारों सेल्स के अंदर जो क्रोमोसोम की तादाद है वो 23 ही रहेगी। इससे फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि जो स्पर्म बनेगा उसमें 23 क्रोमोसोम आएंगे, जो फीमेल्स से एग बनेगा उसमें भी 23 क्रोमोसोम। जब दोनों की फर्टिलाइजेशन होगी, यानी एग और स्पर्म आपस में मिलेंगे, तो उससे 23 + 23 जो 46 डिप्लाइड नंबर था वो रेस्टोर हो जाएगा। इस तरह से क्योंकि हर जानदार में क्रोमोसोम की एक खास तादाद होती है, अगर वो तादाद कम या ज़्यादा हो जाए तो एक तो ये बात कि उसमें एबनॉर्मेलिटीज आती हैं, दूसरा इतनी खतरनाक भी हो सकती है कि वो लाइफ थ्रेटनिंग होती हैं। अक्सर एबनॉर्मेलिटीज ऐसी भी होती हैं जिनके होने की वजह से ज़िंदगी मुमकिन ही नहीं होती। तो ये जो मियासिस का प्रोसेस है या माइटोसिस का प्रोसेस है, एरर्स भी इनमें आती रहती हैं। ये नहीं है कि इन एरर्स नहीं होती, एरर्स इनमें आती हैं। माइटोसिस की एरर्स भी हमने पढ़ी थी कि माइटोसिस में क्या क्या एरर्स हो सकती हैं। एक तो थी कि क्रोमोसोम अलहदा ना हो, आप एक दूसरे से क्रोमाटिड्स अलहदा ना हो पाए, नॉन डिस्टिंक्शन हो जाए। दूसरी बात ये हमने पढ़ी थी कि अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन हो जाए, जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है उनमें कोई म्यूटेशन हो जाती है, तो कैंसर हो सकता है, उससे बिनाइन ट्यूमर हो सकती है, मैलिग्नेंट ट्यूमर हो सकती है, मैलिग्नेंट ट्यूमर फैल सकती है, मेटास्टेसिस हो सकती है। इसी तरह इसकी अबनॉर्मेलिटीज भी हम डिटेल से नेक्स्ट पढ़ेंगे।